इस समय मैं सारनाथ में हूँ। पीछे मेरे जो दिख रहा है धम्म शिक्षण केंद्र सारनाथ वाराणसी। रहना खाना पीना सब निःशुल्क है और हमारे यहाँ सारनाथ में जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें हम उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं और हमारे बनते लोग यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, BHU में भी जा रहे हैं। एक्चुअली भगवान बुद्ध का या जो बुद्ध धर्म है वो पूरा ज्ञान विज्ञान के साथ ही उसका संबंध है। अच्छा, जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ विज्ञान नहीं होगा, जहाँ विज्ञान नहीं होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। जो बुद्ध का पूरा जो धर्म है वो विज्ञान पर आधारित है, तो हम लोग विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ लेकर चल रहे हैं बिल्कुल। और मैं ऐसा अपने लोगों से बोलता हूँ कि अपने बुद्ध विहारों को आस्था का केंद्र नहीं बनाना है, अपने बुद्ध विहारों को शिक्षा के केंद्र बनाना है। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जहाँ आस्था होती है वहाँ मूर्ख पैदा होते हैं। हमने सदियों से भी किसी को नहीं मूर्ख बनाया, भविष्य में हम किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे। हम लोग शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। शिक्षा के केंद्र में विद्वान पैदा होते हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, तक्षशिला बनाया, विक्रमशिला बनाया, उदयपुरी बनाया, और जो भी बड़े बड़े विहार थे सब विश्वविद्यालय थे। महाविहार का मतलब विश्वविद्यालय होता है। मेरे पास भी लोग आते थे, लोग कहते बंटी बनारस क्वेटो बनने जा रहा है। हम कहते देखिए महत्वपूर्ण नहीं कि क्वेटो बने, महत्वपूर्ण है कि क्वेटो जैसे लोग कहाँ से आएंगे। तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम सिटी स्मार्ट बनाए, महत्वपूर्ण हम सिटीजन स्मार्ट बनाए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा कि बुद्ध को विष्णु के अवतार मानना एक तरह से पागलपन है, तो वो पागलपन ही एक तरह से। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस समय मैं सारनाथ में हूं, जिसको बौद्ध धम्म की प्रमुख स्थलों में से एक माना जाता है। पीछे मेरे जो दिख रहा है धम्म शिक्षण केंद्र सारनाथ वाराणसी, धम्म लर्निंग सेंटर, बहुजनों की या यूं कहें कि बौद्ध अनुयायियों की पाई पाई जोड़ करके खून पसीने की मेहनत जो थी उससे पैसा इकट्ठा करके इस धम्म लर्निंग सेंटर को बनाया गया है। आइए आपको सेंटर के अंदर ले चलते हैं। यहाँ के संस्थापक अध्यक्ष कर्ता धर्ता बौद्ध भिक्षु चंदिमा जी हमारे साथ में हैं। अशोक स्तंभ भेंट करना चाहते हैं, जो हम सब लोगों के लिए बेहद शान की और गर्व की बात है। सारनाथ में चूँकि स्तंभ महाराजा अशोक ने बनवाया था, जी, तो उसी स्तंभ की रिप्लिका है जी। और महाराजा अशोक की पावन स्मृति बनी रहे, इसलिए आप इसको ऑफिस में रखें जी। आपको हम ले चलते हैं कि किस तरीके से लर्निंग सेंटर में प्लेस बनाया गया है मेडिटेशन के लिए। वो हॉल आपको दिखाते हैं। ये है पूरा हॉल जिसमें लोग बैठ करके मेडिटेशन करते हैं। ये है इस लर्निंग सेंटर की किचन। इस किचन में हर रोज़ कम से कम 100 लोगों का भोजन बनता है, क्योंकि 40 से ज़्यादा लोग स्थायी तौर पर यहाँ पर रहते हैं और इसके अलावा आगंतुक हैं और यहाँ का कुछ स्टाफ भी है। ये मिला करके 100 से ज़्यादा लोगों का भोजन बनता है। ये जो आप रूम्स देख रहे हैं, इनमें भंते अनागारिक जो नए जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो अभी बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना शुरू किए हैं, उनको अनागारिक कहते हैं। क्या नाम है आपका? करण नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? मिर्ज़ापुर से आए हैं। मिर्ज़ापुर से। तो यहीं रहते हैं और स्कूल भी जाते हैं? हाँ, क्लास लेते हैं, रोज़ जाते हैं स्कूल। कौन सी क्लास में? 8th में। स्कूल में एडमिशन करवाना, यहाँ रहना खाना पीना सब सेंटर द्वारा होता है? सब गुरुजी देते हैं। सब गुरुजी करते हैं। स्कूल कैसे जाते हैं? ये पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। जो लोग साइकिलें भी खड़ी हैं यहाँ पर? हाँ, साइकिल से। साइकिल भी सेंटर की है पूरा। मतलब घर से आपको कुछ लेके नहीं आना? नहीं, यह सब यहीं से। सेंटर में ही धम्म की भी शिक्षा और स्कूली भी शिक्षा दोनों। चलिए। और यहाँ पर सभी लोग एक साथ भोजन करने की व्यवस्था यहीं पर है। एक साथ यहीं पर बैठ करके भोजन होता है। और ये जो प्लेस है, यहाँ से लेकर के फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ये स्थान बुद्ध के लिए आरक्षित किया गया है। इसके ऊपर भी बुद्ध की प्रतिमा है, उसके ऊपर भी बुद्ध की प्रतिमा है। जब फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो इस तरह के रूम्स देखिए, बहुत अच्छे रूम बने हुए हैं। यहाँ भी रहने रुकने की व्यवस्था है। पीछे वॉशरूम और हर रूम से ये वेंटिलेशन की पूरी व्यवस्था। जितना भी पाई पाई जोड़ करके भंते जी कर सकते थे, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर करके रखी गई। और इसी तरह के रूम लाइन से आप देखिए, दोनों तरफ इसी तरह के रूम्स लाइन से बने हुए हैं। इस लर्निंग सेंटर को सजाने संवारने वाले यानी कि यहाँ के संस्थापक
बौद्ध भिक्षु चंद्रमा जी मेरे साथ में हैं। पूरा लर्निंग सेंटर आपने घुमाया। लर्निंग शब्द और ये लाइब्रेरी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे इस सेंटर का ख्याल आया और अभी तक क्या क्या है इस सेंटर में? मैं नालंदा में बीए कर रहा था और नालंदा को कहा जाता है कि वो ज्ञान भूमि है, वो हमारी परंपरा का महान जो है स्थल है। तो वहाँ से ही एक जो विचार पैदा हो गया था कि नालंदा को पुनरुत्थान करना है, पुनर्जीवित करना है। तो उसका एक छोटा सा प्रयास है धम्मा लर्निंग सेंटर। कब से शुरू किया, ये कितने साल हो गए? हम लोग 2012 में यहाँ गए थे, तो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना करके हम लोग 4-5 साल काम किए और 2015 से ये परमानेंट स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। अच्छी खासी इमारत है। अभी तक इस सेंटर में क्या क्या है और कितने यहाँ पर रह करके शिक्षा दीक्षा लेते हैं, धम्म की शिक्षा लेते हैं, विद्यालय जाते हैं, कितने लोग अभी रह रहे हैं यहाँ? सेंटर से 2012 से हम लोगों ने कम से कम 50 लोगों से को यहाँ से किसी को ग्रेजुएट करा करके, किसी को एमए करा करके, किसी को इंटर करा करके बाहर भेज दिया है। और वर्तमान में सेंटर में भी लगभग 40-50 लोग हैं जो धम्म विनय के साथ साथ वो अपनी स्कूलिंग पूरा कर रहे हैं। स्कूलिंग कैसे होती है? जैसे रहना खाना पीना सब यहीं निःशुल्क है? हाँ, रहना खाना पीना सब निःशुल्क है। और हमारे यहाँ सारनाथ में जो अच्छे अच्छे स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें हम उनको पढ़ाई के लिए भेजते हैं। और हमारे बनते लोग यूनिवर्सिटी में भी जा रहे हैं, बीएचयू में भी जा रहे हैं। तो यहाँ आने के बाद उनकी पढ़ाई का खर्च कौन वहन करता है? एडमिशन कौन कराता है? वो सारा का सारा जो प्रबंध है वो धम्मा लर्निंग सेंटर करता है। अच्छा, मैं थोड़ा समझना चाहता हूँ कि धम्म का मतलब क्या, कौन सा धम्म है जो उनको जिसकी शिक्षा दी जा रही है? हम लोग सब लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध का जो धम्म है, उनका जो विनय है, जो भगवान बुद्ध की टीचिंग है, उसी को धम्म कहते हैं। उनके उपदेशों को धम्म कहा गया है। तो बुद्ध का जो धम्म है और उनकी जो विनय है, हम लोग उसी को अपने जीवन में उतारते हैं। कहते हैं कि जो लोग समय के साथ नहीं चलते वो पिछड़ जाते हैं। मैं देख रहा हूँ इस लाइब्रेरी में कुछ डिजिटलाइजेशन भी करने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये कुछ कंप्यूटर्स रखे हैं, लैपटॉप रखे हैं, इनका उपयोग क्या होता है? एक्चुअली भगवान बुद्ध का या जो बुद्ध धर्म है वो पूरा ज्ञान विज्ञान के साथ ही उसका संबंध है। अच्छा, जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ विज्ञान नहीं होगा, जहाँ विज्ञान नहीं होगा वहाँ ज्ञान नहीं होगा। ये जो बुद्ध का पूरा जो धर्म है वो विज्ञान पर आधारित है। तो हम लोग विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ लेकर चल रहे हैं। हमारी लाइब्रेरी यूज़ करने वाले लोग यहाँ बैठ कर पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो यहाँ पर रहते हैं, हाँ, जो यहाँ धम्म की शिक्षा ले रहे हैं, हाँ, उनके लिए ये लाइब्रेरी निःशुल्क है? यहाँ पर हाँ, बैठ के उनके लिए भी है। जो भी कोई पढ़ना चाहे लाइब्रेरी, वो सबके लिए। बाहर से भी अगर कोई आना चाहते हैं तो क्या उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना? नहीं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता है। कि हमारे जो लाइब्रेरी इंचार्ज हैं उनसे वो परमिशन लेकर के वो बस वो किताबें इशू करते हैं। किताबें पढ़ करके फिर यहीं रखना होता है, फिर ले नहीं जा सकती किताबें। अच्छा, पूरा बड़ा सेंटर है, मैंने पूरा घूमा। व्यवस्था कैसे संचालित होती है? अलग अलग व्यवस्थाएं की जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को दे रखी है क्या? सोसाइटी हमारी जो है रजिस्टर्ड सोसाइटी है, टोल बेटी जी है। और हमारे सेंटर में बहुत सारे इंचार्ज हैं, किचन इंचार्ज हैं, लाइब्रेरी इंचार्ज हैं और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग टीम है, ऑफिस इंचार्ज हैं। तो सब एक इंचार्जों के भरोसे सेंटर है। सब लोग मिलकर के अपना अपना काम देखते हैं। अच्छा, हमने देखा कि सेंटर के चारों तरफ घोंसले रखे गए हैं, आर्टिफिशियल पूरे टांग के रखे गए हैं। इसके पीछे क्या सोच है? चूँकि भगवान बुद्ध का जो धर्म है करुणा और मैत्री पर आधारित है, तो जो भी हमारे सराउंडिंग है, चाहे हमारे आसपास पेड़ पौधे हों, तो पर्यावरण की दृष्टि से उनकी भी हमें रक्षा सुरक्षा करना चाहिए। तो हम लोग उनका भी ध्यान रखते हैं। और उस पर्यावरण में पशु पक्षियाँ भी हैं, तो वो भी उनका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। और सेंटर में भी हम लोग कोशिश करते हैं कि सेंटर में जो भी कोई आ रहा है तो सेंटर से भूखा प्यासा न जाने पाए, उसका भी हम लोग ध्यान रखते हैं। मैंने ये देखा कि जो भी यहाँ आता है उसके लिए अनवरत रूप से भोजन की व्यवस्था रहती है। बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, स्कूल पढ़ने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। पूरी व्यवस्था होती कैसे है? स्वाभाविक है, बौद्ध अनुयायियों के खून पसीने की मेहनत से ही हो रहा है। हाँ, मैं बार बार लोगों से बोलता हूँ कि उद्देश्य की पवित्रता अगर होगी तो काम नहीं रुकेंगे। और धीरे धीरे बुद्धिज़्म बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है देश में। और इस तरह से हम लोगों को और संस्थानों की आवश्यकताएँ हैं। और मुझे लगता है कि चूँकि बहुत पवित्र काम है, शिक्षा का काम है, और शिक्षा का काम जब होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं जो शिक्षा को आधार बना करके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े हैं, तो हम लोग जब उनसे मिलते हैं और उनसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और जब लोग सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे एक आने के बाद लोग प्रेरित हो जाते हैं, उनको लगता है कि सेंटर को मदद करना चाहिए। अच्छा, अभी बातचीत में आप बता रहे थे कि चूँकि मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह भी काम चल रहा है पूरे सेंटर में,
और क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी हैं इसके माध्यम से, और कितने दूर तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं? मेरा पहले से ही लक्ष्य है कि ये धम्मा लर्निंग सेंटर यहाँ बन जाएगा। उसके बाद हम लोग एक बड़े सेंटर के प्रयास में हैं और वो सेंटर हमारा एक तरह से महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर का होगा। तो अभी हम लोग तो वहाँ तक सोच रहे हैं। ये जो सेंटर है, इस सेंटर में लगभग 40-45 कमरे बन चुके हैं। 40-45 कमरे हैं? हाँ, जिसमें 25 कमरे में हमारे जो यहाँ पे बनते लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग रह रहे हैं, और 20 कमरे हम अपने अतिथियों के लिए रखे हैं कि हमारा कोई बाहर का अतिथि आ रहा है तो उसके लिए रखे हैं। और सेंटर में लगभग 5-6 हॉल हैं। मेरा मेडिटेशन हॉल भी लगभग 6000 स्क्वायर फीट का है। डाइनिंग स्पेस भी लगभग 4000 स्क्वायर फीट का है। और जो ये आप हॉल देख रहे हैं लाइब्रेरी का, इस तरह से मेरे पास 2 और हॉल हैं। अच्छा। तो भविष्य में हम 3 लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। तो एक लाइब्रेरी का संग्रह चल रहा है, तो हम लोग एक रिलीजियस लाइब्रेरी बनाएंगे। रिलीजियस लाइब्रेरी में बुद्धिज़्म के सारे ग्रंथ रखेंगे, प्लस इस्लाम का, ईसाइयत का और सिखिज़्म का, हिंदुज़्म का, उनके जो मूल ग्रंथ वो रखेंगे कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए। अच्छा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब हम अपनी विचारधारा पढ़ाते हैं किसी को, तो एक तरह से बंसाई बनाते हैं, और जब हम उसको हर परंपराओं को पढ़ाते हैं तो उसको हम बट वृक्ष बना देते हैं। तो हमारे बनते लोग, हमारे जो स्टूडेंट लोग, बट वृक्ष बने, कोई बंसाई ना बनने पाए। मतलब देख लो कि बाकी जगह क्या है और इधर क्या है, अंतर समझ लो। हाँ, पूरी तरीके से। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एक सोशल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं। साहू फूले से लेकर के मानव कांसीराम तक जो बहुजन महापुरुष हुए हैं, तो उनके प्रयास करें कि उन्होंने जो लिखा है, जिन्होंने काम किया, उनका पूरा सामग्री रखेंगे। और जो उन पे काम हुए हैं, जो अलग अलग विद्वानों ने उन पे रिसर्च किए हैं, उन पे किताबें लिखी है, वो पूरा साहित्य में इकट्ठा करने जा रहे हैं। मैं जो थोड़ा बहुत समझता हूँ, मैंने जो पढ़ा है कि जितने भी पुराने बौद्ध स्थल हुआ करते थे वो सब ज्ञान के केंद्र हुआ करते थे। क्या उसी तरह का कॉन्सेप्ट आप डेवलप करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। और मैं ऐसा अपने लोगों से बोलता हूँ कि अपने बुद्ध विहारों को आस्था का केंद्र नहीं बनाना है, अपने बुद्ध विहारों को शिक्षा के केंद्र बनाना है। और मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ, जहाँ आस्था होती है वहाँ मूर्ख पैदा होते हैं। ये मेरे मन की बात कह दी आपने। और मूर्ख हमें नहीं बनाना है किसी को। ये बड़ी बात। हमने सदियों से भी किसी को नहीं मूर्ख बनाया, भविष्य में हम किसी को मूर्ख नहीं बनाएंगे। हम लोग शिक्षा का केंद्र बनाएंगे। शिक्षा के केंद्र में विद्वान पैदा होते हैं, तो विद्वान बने देश, इस देश के सिटीजन जो है वो हमारे विद्वान बने। मैं जिस बुद्ध को मानता और जानता हूँ वो बुद्ध हैं जिन्होंने इस देश में विज्ञान दिया, तर्क दिया। उसी तरह का बुद्ध आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं? जो गौतम बुद्ध हैं उनका बहुआयामी व्यक्तित्व है। इस देश में जब विद्या शब्द में नहीं था, तो हमारे बौद्धों ने नालंदा विश्वविद्यालय बनाया, तक्षशिला बनाया, विक्रमशिला बनाया, उदंतपुरी बनाया, और जो भी बड़े बड़े विहार थे सब विश्वविद्यालय थे। महाविहार का मतलब विश्वविद्यालय होता है। और जब आप सारनाथ को देखेंगे, बड़ा स्तूप देखेंगे, आज जब आप नालंदा देखेंगे जाएंगे तो ये इतना जो बड़ा स्ट्रक्चर आपको दिखता है, तो आप सोचिए कि उसकी इंजीनियरिंग कितनी बड़ी होगी, कितना विशाल होगा। और मेडिकल के लिए हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध के समय में, उनके बाद आयुर्वेद जो है वो तो बौद्धों का दिया हुआ है। और एक जीवक वैद्य हुए हैं बुद्ध के समय में, वो तो सर्जन थे। तो जो मेडिकल है और ज्ञान है, चिकित्सा, वो सब बौद्धों से आया। इंजीनियरिंग बौद्धों ने पैदा किया इस देश में। सबसे बड़ी बात, इस देश को बौद्धों ने जो है जीवन जीने की कला सिखाई है। और बनारस को जब क्वेटो बनाने की बात चल रही थी, और मेरे पास भी लोग आते थे, लोग कहते बंटी बनारस क्वेटो बनने जा रहा, तो मुझे थोड़ा सा लोगों से बोलते थे हम कहते देखिए, महत्वपूर्ण नहीं कि क्वेटो बने देश, बनारस बने, महत्वपूर्ण है कि क्वेटो जैसे लोग कहाँ से आएंगे, लोग कहाँ से? तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि हम सिटी स्मार्ट बनाएं, महत्वपूर्ण हम सिटीजन स्मार्ट बनाएं। तो हम जो बौद्ध धर्म है पूरा सिटीजन को स्मार्ट बनाता है। जब सिटीजन स्मार्ट होगा तो सिटी स्मार्ट होगी। अन्यथा जो है कुछ भी बना लेंगे तो लोग पान खा के थूक देंगे, लोग उसको तोड़ देंगे, उसको मिसयूज कर देंगे। तो मुझे लगता है कि सिटीजन ही बनना चाहिए। तो जितना मैं आपको समझता हूँ, आप अमूमन कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, केवल अपने धम्म के काम में, लोगों को शिक्षित करने में, मिशन में लगे रहते हैं, मिशन मूवमेंट में। फिर भी ये जानना चाहता हूँ कि एक लाइन है कि जितना खोदोगे नीचे बुद्ध नजर आएंगे। कितना सहमत हैं इस बात? नहीं, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो सच्चाई है। और इस देश का जो इतिहास है वो तो बौद्धों का इतिहास है। सबसे पुराना आप बुद्धिज्म ही मानते हैं? बौद्धों के इतिहास है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के सभ्यताओं में भी पूर्व के बुद्धों के अवशेष मिल रहे हैं। उनसे संबंधित बहुत सारे प्रतिमाएं वहाँ मिल रही हैं, स्तूप मिल रहे हैं। तो ये बुद्ध का, एक गौतम बुद्ध से ही थोड़ी बुद्ध धर्म शुरू होता है। तो हमारे 28 बुद्धों की परंपरा है,
और इस गौतम बुद्ध को 2500 साल हुआ। आप एक बुद्ध के दूसरे बुद्ध का अंतर अगर आप 2500 समझिए तो 28 बुद्धों का जो है जो उनका कार्य है बहुत लंबा हो जाता है। तो यह देश तो शुरू से बौद्धों का ही देश रहा है। अच्छा, बुद्ध को ये किसी का अवतार बता देते हैं बीच बीच में कुछ लोग, उससे कितना सहमत रहते हैं? वो जब उनकी संख्या कम होती है तो हमारे जो महापुरुष हैं उनको जो है एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने हमारे महापुरुषों को, जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं, उनको एक्सेप्ट करके अपनी संख्या को थोड़ा सा सेव करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं में कहा कि बुद्ध को विष्णु के अवतार मानना एक तरह से पागलपन है, तो वो पागलपन ही एक तरह से। पूरा इंटरव्यू जब आप गौर से सुनेंगे तो उस इंटरव्यू में तमाम सारे शब्द और मायने छुपे हैं। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि हम तथागत के अनुयायी हैं, भक्त इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम आस्था का केंद्र नहीं बनाना चाहते, ज्ञान का केंद्र बनाना चाहते हैं। नेशनल जनमत हमेशा कहता है कि हमें पूजने की पद्धति से ज़्यादा ज्ञान विज्ञान और समझने और तर्क की पद्धति को सीखने की आवश्यकता है। मैं जितना सोच करके आया था इस लर्निंग सेंटर में, वास्तव में मेरी भी लर्निंग हुई, अच्छा लगा। लाइब्रेरी यहाँ पर आपने डेवलप की है, महापुरुषों का इतिहास भी बढ़ा रहे हैं, धम्म का काम भी आगे बढ़ा रहे हैं, और सबसे अच्छी बात कि निःशुल्क रूप से बच्चों को यहाँ पर रख करके शिक्षा दीक्षा भी दे रहे हैं। कितना आगे ले जाना है इस काम को? देखिए, हमारी जो परंपराएं हैं, नालंदा भी निःशुल्क ही रहा है, वो किसी से शुल्क नहीं लिया है। तक्षशिला किसी से शुल्क नहीं लिया है। और बुद्धिज्म हमेशा पक्ष में रहा कि ज्ञान का शुल्क नहीं होना चाहिए, ज्ञान निःशुल्क होना चाहिए। एक कहावत देश में चलती है कि प्यासा कुएं के पास जाता है। भगवान बुद्ध ने इस अवधारणा को बदला। भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को तैयार किया और वो बहुत सारे ज्ञानी लोग थे, वो उनको कहा कि जो आम जनता है वो ज्ञान उसके पास कम हो, दुख मुक्ति का मार्ग नहीं जानती, आप उन तक जाइए। तो ज्ञानी जो है, जो कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके पास गए। तो हमारी जो परंपराएं हैं कि हमारे भिक्षु आज भी वही काम कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जो हमारे जो मिशन मोमेंट से लगे हुए हैं, वो भी आम जनता तक जा रहे हैं बिना किसी से शुल्क के। तो मुझे लगता है कि परंपरा इस देश में बढ़नी चाहिए। और जैसे जैसे एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जैसे देश बौद्ध परंपरा से दूर होता गया, शिक्षा चिकित्सा बहुत दूर होता चला गया। और शिक्षा ही अगर नहीं रहेगी तो फिर देश की तो दुर्गति होती है। आज बहुजन समाज के पास जो फूले कहते हैं, जो माता सावित्री कहती है, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हमारी दुर्गति के कारण तो शिक्षा ही है। तो शिक्षा नहीं रही, इसलिए दुर्गति हुई। और मुझे लगता है शिक्षा सब तक पहुँच जाएगी तो हम सबकी उन्नति हो जाएगी। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करना है, और बिना किसी शुल्क के। आप लगभग हर साल एक पदयात्रा का आयोजन करते हैं। इस बार भी आप सारनाथ से लेकर लुम्बिनी तक जाना चाहते हैं। कितने किलोमीटर की हो गई है? लुम्बिनी लगभग 300 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर पैदल जाएंगे? पैदल जाएंगे। पिछले साल हम लोग 350 किलोमीटर लगभग श्रावस्ती गए थे, और सैकड़ों भिक्षुओं के साथ, हजारों उपासक उपासिकाओं के साथ गए थे। और इस बार क्या मकसद है और कब से कब तक होनी है? भगवान बुद्ध ने सारनाथ में हम लोगों को उपदेश किया है कि चरत भिक्षवे चारकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। भगवान ने कहा बहुतों के हित और बहुतों के सुख के लिए भिक्षुओं को चलते रहना चाहिए। तो वही बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का कॉन्सेप्ट लेकर के बहुतों का हित हो, बहुतों का सुख हो, हम लोग चारिका करेंगे, पद यात्रा करेंगे। बहुत शांत स्वभाव से बहुत कुछ कह दिया। इनडायरेक्टली तमाम सरकारों को ये संदेश दे दिया कि शिक्षा और चिकित्सा मुफ्त होनी चाहिए, और उसी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल जनमत मंगल कामनाएं करता है कि इस तरह के लर्निंग सेंटर और भी डेवलप हों, और बुद्ध का जो वास्तविक मार्ग है वो इस तरह से लोगों के बीच में पहुंचे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आने के लिए। देखते रहे नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।